हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के टॉपिक से, क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई भी टॉपिक नहीं आया है। डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2 के टॉपिक से। सो गाइस, सबसे पहले तो ये लोकेशन देखो आप, ये बारबाडोस आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बारबाडोस जो आपको दिखाई दे रहा है, गौर से देखो लोकेशन को, ठीक है। ये हमारा जो है वो इंडिया यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। आप इस तरफ आओ, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ। ये आप साउथ अमेरिका के ऊपर देखो, बस ऊपर, साउथ अमेरिका के ऊपर, राइट, जहां पर ये पिन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो जगह है ये बारबाडोस की हम लोग को देखने को मिलती है। ये टेरिटरी है गाइस, ये ब्रिटेन की टेरिटरी है, राइट। तो ये यूके की टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है, ब्रिटेन की ये टेरिटरी है, राइट। बट अभी एक खास बात इसकी ये हुई है कि ये बारबाडोस जो है, इसने पहली बार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है ब्रिटिश मोनार्की को जो है वो रिप्लेस करते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ध्यान से जो है उस चीज को याद रखिएगा। बारबाडोस ने इलेक्ट करी है अपनी पहली प्रेसिडेंट को और रिप्लेस कर दिया है यूनाइटेड किंगडम की क्वीन एलिजाबेथ को एज द हेड ऑफ स्टेट के तौर पर। तो अभी तक एज द हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट के तौर पर वहां की क्वीन, ब्रिटेन की, यूके की क्वीन एलिजाबेथ हम लोग को देखने को मिलती थी अभी तक बारबाडोस के अंदर। और अब इन्होंने अपनी पहली प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और आपको बता दें, बारबाडोस जो है ये फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1966 में। और ये इस नेशन के अंदर 3 लाख से भी कम लोग जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि रहते हैं। और बताया जाता है कि इन्होंने अपने जो रिलेशन है वो ब्रिटिश मोनार्की के साथ ही इस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात। बट कॉल्स फॉर फुल सोवर्निटी एंड होम ग्रोन लीडरशिप हैव राइजन इन रीसेंट ईयर्स। तो देखो, इन्होंने इसको इंडिपेंडेंस, इस आइलैंड को इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी ब्रिटिश कॉलोनी से, बट इन्होंने अभी भी फॉलो किया था क्वीन एलिजाबेथ को एज अ हेड ऑफ स्टेट के तौर पर, राइट। बट अब यहाँ पर इस कंट्री के अंदर ये चाह रहे हैं कि ये पूरी तरह से ये कंट्री जो है वो सॉवरेन जो है वो बन जाए, राइट। तो इसलिए अब हम, और काफ़ी सालों से यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स वगैरह जो चल रहे थे इसी चीज़ को लेकर कि अब जो है वो ब्रिटेन के साथ किसी प्रकार का रोल जो है वो स्टैब्लिश नहीं करना है, या कोई भी लिंकेजेस जो है वो स्टैब्लिश नहीं करना है। पूरी तरह से ये कंट्री जो है वो सॉवरेन बनना चाह रही है। सॉवरेनिटी का मतलब तो पता होगा ना सभी लोग की, सॉवरेनिटी जो है वो होती क्या है, संप्रभुता। सिंपल से इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को सॉवरेनिटी का एक्चुअल मतलब पता नहीं होता है। सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि कोई एक कंट्री, जैसे इंडिया है, राइट। हम लोग जब तक ब्रिटेन का राज हमारे ऊपर था हम लोग सॉवरेन कंट्री नहीं थे, राइट। जिस दिन ब्रिटेन का राज जो है वो खत्म हो गया हम सॉवरेन कंट्री बन गए। मतलब हमारे ऊपर कोई भी एक्सटर्नल कंट्री का किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं है। तो जिस भी पर्टिकुलर टेरिटरी पे, कंट्री पे किसी भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल किसी और देश का कंट्रोल जो है, उसके रूल्स रेगुलेशन, उस कंट्री के कानून के ऊपर नहीं होता है, तो ऐसी कंट्री सॉवरेन कंट्री जो है वो कहलाती है। तो अब ये पूरी तरह से जो है फुल सॉवरेनिटी जो है वो अपनी गेन करना चाह रही है, और ये एक स्टेप हम लोग को देखने को मिला इस कंट्री की तरफ से अपनी फुल सॉवरेनिटी जो है वो गेन करने का। तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, राइट। कैरिबियन आइलैंड पर ये हम लोग को नजर आती है। मैंने आपको मैप जो है वो दिखाया था बारबाडोस, तो ये मैप में आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इसे क्लेम किया था ब्रिटेन ने 1625 में, और इसे कभी कभी जो है लिटिल इंग्लैंड के नाम भी दिया जाता है इस आइलैंड को। कुछ लोग लिटिल इंग्लैंड भी जो है वो कहते हैं, राइट। और इसके अलावा कैरिबियंस ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड ये हम लोग को देखने को मिलती है। अभी जो मैप में मैंने ये आपको दिखाया, तो मैप में भी लोकेशन देखना जरूरी होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आज थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर जो है वो डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा होगा। वो एक्चुअली हमारी जो फैकल्टी है, कंटेंट क्रिएटर जो है हमारे, वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, किसी काम से जो है वो गए हुए हैं। तो कुछ दिन तक थोड़ा सा डिफरेंस आपको स्क्रीन पर शायद दिख सकता है, फिर वापस पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। चलो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये टॉपिक भी कई बार मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो रिसेंटली आफ्टर किलिंग्स ऑफ नॉन लोकल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, आप जान रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पे जो लोकलाइट्स नहीं है उनकी मौतें जो है वो हो रही हैं। अराउंड 700 पीपल हैव डिटेन्ड इन द यूनियन टेरिटरी। तो जैसे ही नॉन लोकल्स को मारा गया, इनकी हत्याएं हुई, राइट, तो तब से लेकर अभी तक 700 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कुछ लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट, स्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो सरकार की क्या पावर हम लोग को देखने को मिलती है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, इसको आइए समझते हैं। इस कानून को जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के
नाम से जाना जाता है। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून हम लोग को देखने को मिलता है। क्या कोई मुझे बता सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून का मतलब क्या है? देखो, सिंपल सी सरल शब्दों में इस चीज को समझिए। एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कब करती है? एक व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कब करती है? जब उसने किसी प्रकार का क्राइम किया होता है या उस व्यक्ति के खिलाफ किसी ने कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवाई होती है। बट पुलिस दूसरे मेथड से भी किसी व्यक्ति को अपने पास डिटेन कर सकती है, अरेस्ट करके रख सकती है। और वो दूसरा मेथड जो है वो ये कहता है कि पुलिस को पता है कि ये व्यक्ति जो है वो हो सकता है कि आगे चल के क्राइम कर सकता है। तो जब पुलिस को ऐसा लगता है कि एक फलाना व्यक्ति आगे चल के कोई क्राइम जो है, एक XYZ व्यक्ति आगे चल के कोई क्राइम जो है वो कर सकता है, तो उसे फ्यूचर के क्राइम्स होने से रोकने के लिए उसे गिरफ्तार किया जाता है। इस चीज को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। इस कानून के तहत अ पर्सन इज टेकन इनटू कस्टडी टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर दैट इज प्रीजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। वही चीज मैंने आपको समझाई कि ये व्यक्ति हो सकता है कि स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा हो सकता है या फिर पब्लिक ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो खराब कर सकता है। तो इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है कि वो डिस्टर्ब ना करे लॉ एंड ऑर्डर को। बात समझ रहे हो? तो ये चीज है। और इसकी एप्लीकेबिलिटी, PSA की, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये कानून अलाउ करती है सरकार को कि सरकार अरेस्ट करवा सकती है किसी भी व्यक्ति को जिसकी उम्र 16 साल से ऊपर की है। उम्र ध्यान में रखिएगा। बिना किसी ट्रायल के, यानी कि बिना कोर्ट कचहरी के 2 साल के पीरियड तक, ये 2 साल भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि जैसे कि आपको पता होगा, इस कोई मुझे बता सकता है पुलिस अगर किसी कैदी को या किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो कितने समय के अंदर अंदर उस व्यक्ति को पुलिस को सौंपना होता है कोर्ट के पास? बताइए। 24 घंटा। 24 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही पुलिस अरेस्ट करती है किसी व्यक्ति को, 24 आवर्स के अंदर ही अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है उस व्यक्ति को। राइट? अब यहां पर देखिए, एक 16 साल या उससे उम्र की उसकी उम्र के व्यक्ति को यहां पर अरेस्ट करवाया जा सकता है सरकार के द्वारा, और 2 साल तक उसका कोई ट्रायल नहीं होगा। यानी कि 2 साल तक बिना कोर्ट पर कार्रवाई किए पुलिस उसको अपने पास अरेस्ट करके रख सकती है गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत। बहुत खतरनाक टाइप का ये कानून है। इस कानून के तहत गवर्नमेंट अगर अपनी पावर का गलत उपयोग करे तो एक व्यक्ति को जो है वो 2 साल की सजा बिना कुछ किए ही दी जाएगी। मतलब ये तो सजा ही हुई ना एक प्रकार से, जेल के अंदर बंद करना, भले ही उसने कुछ किया हो या ना किया हो। इट अलाउज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन फॉर अप टू 2 ईयर्स। 2 साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन जो है वो अलाउ किया जाता है इन द केस ऑफ पर्सन एक्टिंग इन एनी मैनर प्रीजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, and for administrative detention up to 1 year where any person is acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order। अगर वो व्यक्ति अगर स्टेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो 2 साल की सजा मैक्सिमम, मतलब सजा नहीं कहेंगे, बिना ट्रायल के 2 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, अंदर बंद करके रखा जा सकता है। और अगर वो पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से रोक रहा है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर वो व्यक्ति खतरा बन रहा है, राइट, डिस्टर्ब कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को, तब सामने वाले व्यक्ति को 1 साल के लिए बंद करके रखा जा सकता है। राइट? अब ये कानून कैसे लागू होता है? तो इट कम्स इनटू फोर्स व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आर पास्ड ईदर बाय डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो DM या DC अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि कल को आप कलेक्टर बनते हैं तो आपके पास ये वाली पावर आएगी, इस प्रकार की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, खतरनाक टाइप की पावर। सोचो, तो उस पावर के लिए तैयारी करो, लगकर, मन लगा के। राइट? द डिटेनिंग अथॉरिटी नीड नॉट टू डिस्क्लोज एनी फैक्ट्स अबाउट द डिटेंशन। एक और खतरनाक चीज इसके अंदर ये आ गई है कि जो भी अथॉरिटी उसको अरेस्ट करेगी सामने वाले व्यक्ति को, वो अथॉरिटी जरूरी नहीं है कि अरेस्ट करते समय अरेस्ट के ग्राउंड्स बताए, वो फैक्ट्स छुपा भी सकती है। जैसे आपको पता है गाइस, आर्टिकल 22 के तहत अगर पुलिस अरेस्ट करेगी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को तो अरेस्ट करते समय उसे उसके ग्राउंड बताने पड़ेंगे कि किस ग्राउंड के आधार पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा क्या किया है उसने जिसके कारण उसे अरेस्ट किया जा रहा है। बट यहाँ पर नहीं बताएंगे ये। और क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि बताया जा सकता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के जो है वो खिलाफ हो सकता है ये वाली चीज डिस्क्लोज करना। तो देखिए, पूरी तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जो है वो सरकार को दी जा रही है इस प्रकार से। एंड प्रोटेक्शन टू इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो सेक्शन 22 इस कानून का जो है वो क्या देता है, क्या कहता है? प्रोटेक्शन फॉर एनी एक्शन टेकन इन गुड फेथ अंडर द एक्ट।
मतलब कि अगर अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है, जैसे आप डीएम है, अगर स्टेट की सिक्योरिटी के लिए किसी को अरेस्ट करते हैं तो डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो नो सूट, prosecution or any other legal proceeding shall lie against any person for anything done or intended to be done in good faith in pursuance of the provision of this act। तो क्लियरली ये बात यहां पर समझ में आ रही है कि अगर अधिकारी, राइट, इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, अगर वाकई में उस अथॉरिटी ने स्टेट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करी है, तो उस अथॉरिटी के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लगाया जा सकता। ये कानून के अंदर कंट्रोवर्सी क्या क्या हमें देखने को मिल रही है, तो आप सुनकर ही इस कानून को समझ में आ गया होगा कि क्यों कंट्रोवर्शियल है ये कानून। तो बिना ट्रायल के एक तो अरेस्ट, डिटेंशन, हिरासत में रखना, अरेस्ट भी नहीं कहेंगे, हिरासत में कैद करके रख लिया बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट कचहरी के। कोई भी बेल जो है वो फाइल नहीं कर सकता, बेल फाइल करने के अधिकार जो है वो नहीं दिए जा रहे, राइट, उस व्यक्ति को बेल नहीं मिलेगी, राइट। इसके अलावा काफी सारे रीजंस हम लोग को बताए जाते हैं, देखने को मिलते हैं डिटेंशन के, राइट, उस व्यक्ति को अरेस्ट करके रखने के, राइट, शक के बिना पर भी उसको 2 साल तक जो है वो जेल में बंद करा जा सकता है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन माइनर एंड मेजर ऑफेंस, सामने वाले व्यक्ति ने मेजर ऑफेंस किया हो या माइनर मामूली सा आरोप या गंभीर आरोप किया हो, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं, मतलब सजा भी नहीं कहोगे आप इसको, तो प्रिवेंटिव है तो सजा खाएगी, सब एक बराबर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड कोर्ट इसमें क्या हस्तक्षेप कर सकती है, तो द ओनली वे दिस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंशन डिटेंशन ऑर्डर कैन बी चैलेंज इज थ्रू अ हीबियस कॉर्पस। ये रिट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, रिट्स। बताइए जरा मुझे कौन से रिट्स होते हैं, राइट। ये आपने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में रिट्स को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना ही है। जो स्टूडेंट यूपीएससी 2022 के बैच में है, आप टेंशन मत ले, पूरी चीज आपको कवर करवाई जाएगी, A to Z चीजें, एक एक रिट्स भी कवर करवाए जाएंगे। तो बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर कि कौन से रिट्स होते हैं अगर आपको पता है तो, राइट। और हीबियस कॉर्पस रिट की डेफिनेशन मुझे लिखकर बताइए, प्रॉपर डेफिनेशन। तो अगर हीबियस कॉर्पस रिट के तहत अगर कोर्ट यानी कि इस पिटीशन लगाई जाती है और कोर्ट अगर हस्तक्षेप करती है, तो सिर्फ एक ही ग्राउंड है हस्तक्षेप करने का, वो यही वाला है, बस, दैट्स इट, राइट। अगर उसके रिलेटिव अगर इस प्रकार की पिटीशन जो है वो फाइल कर देते हैं, यानी कि जो डिटेन पर्सन है जिसको हिरासत में रखा गया है, उसके रिलेटिव इस प्रकार की पिटीशन फाइल कर देते हैं और कोर्ट हीबियस कॉर्पस के तहत अगर हस्तक्षेप करना चाहती है तो वो कर सकती है। तो हीबियस कॉर्पस आपको ध्यान में रखना है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू हियर सच पिटीशन। तो इस पिटीशन पर सुनवाई करने की पावर सिर्फ हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। और अगर कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को रद्द कर दिया, तो इसके बावजूद भी कोई भी बार गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होता है दूसरा डिटेंशन ऑर्डर पास करने का। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति को अरेस्ट किया जो है वो अथॉरिटीज ने, ठीक है, अरेस्ट करके उसको डिटेन कर लिया। अब इसके परिजन जो है वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को अरेस्ट करने के रद्द कर दिया, तो बताया जा रहा है गवर्नमेंट सेम व्यक्ति के खिलाफ दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी करके उसको फिर से अरेस्ट कर सकती है, राइट। तो ये इस प्रकार की चीज भी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर तरीके से पीएसए, ये कानून, ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये कानून जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको बहुत अच्छे से पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए गाइस, डिस्कस करेंगे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूरा टॉपिक जो है वो न्यूज में क्या है, तो इसको मैं आपको थोड़ी देर से जो है वो समझाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्चुअली में है क्या, ठीक है। पहले हम लोग जो है वो इस चीज को समझेंगे, फिर आगे कवर करेंगे। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो ये एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन, जो मध्यस्थता कराता है, यानी कि दो पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, उसको रिजॉल्व करने पर काम करता है ये सेंटर, ये केंद्र। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखो। और ये सिंगापुर में है, राइट। और ये एडमिनिस्टर करता है जो भी विवाद वगैरह जो होते हैं ना, तो उस पर ये कार्रवाई करता है, राइट। और यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ आर्बिट्रेशन रूल्स के तहत, और इसके रूल्स खुद के भी रूल्स हैं, इसके तहत जो है वो मध्यस्थता करवाता है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट बस आप दूसरा ध्यान में रखो। मेजर पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि दो पार्टीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने का ये काम करता है।
और क्या इंडिया के पास इसी प्रकार का खुद का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है क्या? तो हाँ, अब हमारे पास भी जो है वो खुद का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, जो कि मुंबई में इसी प्रकार का जो सिंगापुर में है। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ ली। तो सिंगापुर जो है वो क्यों हब बना हुआ है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का, राइट? क्यों सभी कंट्री जो है वो सिंगापुर पे जाती है अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने के लिए? तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो इन्वेस्टर्स हम लोग को, निवेशक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ये टिपिकली चाहते हैं कि इंडियन कोर्ट इनके डिस्प्यूट को जो है वो ना देखे, यानी कि इंडियन कोर्ट में इनके डिस्प्यूट ना लगाए जाए, इनका डिस्प्यूट कहीं फॉरेन के किसी कोर्ट में ही लगाया जाए। क्योंकि देखो, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को लोग रिलायबल मानते हैं, बोलते हैं कि ये ठीक है। इंडियन कोर्ट से इसलिए डरते हैं कि उनको लगता है फॉरेन इन्वेस्टर को कि यार इनकी खुद की डोमेस्टिक कोर्ट है, तो कहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है, हित जो है, उसके विपरीत जाकर डिसीजन ना ले लिया जाए। और फिर वो डर भी लगा रहता है कि यार लंबा समय जो है वो खिंचता है कोर्ट के अंदर, और बड़े घोटाले वगैरह, ये सब बहुत सारी चीजें इन्वेस्टर सोचते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं कि इस प्रकार से ना जाए। क्योंकि इंडियन कोर्ट की जो प्रक्रिया वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर सही उसको नहीं मानते, रिलायबल नहीं मानते, सिंपल सादा शब्द, राइट? एंड फॉरेन इन्वेस्टर फील्स दैट सिंगापुर इज न्यूट्रल ग्राउंड फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो सिंगापुर पे उनको ज्यादा भरोसा है। सिंगापुर इटसेल्फ ओवर अ टाइम हैज बिल्ट अ स्टेलर रेपुटेशन, और सिंगापुर ने भी इतने समय में अपनी रेपुटेशन बना ली है इस मामले को लेकर, रूल ऑफ लॉ को लेकर, राइट? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ और हाई इंटीग्रिटी के साथ, यानी कि उसने अपनी वक़्त बना ली है कि उसने अपनी रिलायबिलिटी को जो है वो प्रूफ कर दिया है। दिस गिव्स कंफर्ट टू इन्वेस्टर। अब देखो, ऑब्वियस ही बात है, कोर्ट रिलायबल है तो इन्वेस्टर को कंफर्ट तो होगा ही होगा, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात नहीं है, तो बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा, राइट? कॉमन सेंस वाली बात है, तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। एंड अकॉर्डिंग टू 2019 एनुअल रिपोर्ट, जो 2019 की एनुअल रिपोर्ट SIAC की हम लोग को देखने को मिल रही है, इसमें यह बताया गया कि इंडिया वाज द टॉप यूजर ऑफ आर्बिट्रेशन सीट विथ 485 केसेस बीइंग रेफर्ड टू SIAC, यानी कि इंडिया के जो मामले हैं सबसे ज्यादा इस कोर्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, चल रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर फिलीपींस के मामले, तीसरे पर चाइना के मामले, चौथे पर USA के मामले। तो सबसे ज्यादा मामले जो कोर्ट में चल रहे हैं सिंगापुर कोर्ट में आर्बिट्रेशन सेंटर में, वो इंडिया के मामले बताए जा रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा व्हाट हैपेंस व्हेन द पार्टीज डोंट कंप्लाई विद द ऑर्डर वॉलंटरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस कोर्ट ने X और Y के बीच में डिस्प्यूट चला था, कोर्ट ने बोला कि Y जो है ये X को पैसा दे दे इतना कंपनसेशन के तौर पर। अब X अगर ये मानता नहीं है, मान नहीं रहा है, फिर क्या होगा? तो करेंटली अंडर इंडियन लॉ, तो भारतीय कानून के तहत कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इमरजेंसी आर्बिट्रेटर, यानी कि इस प्रकार की जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलती है, इनके ऑर्डर को लागू करवाने के लिए, मतलब इन्फोर्स करवाने के लिए। बट पार्टीज जो है वो वॉलंटरी कंप्लाई कर सकती हैं इस प्रकार के इमरजेंसी अवार्ड के ऊपर। हाउएवर अगर पार्टी कंप्लाई नहीं करती है वॉलंटरी तौर पर, तो पार्टी जो है जो जीती है इमरजेंसी अवार्ड, जैसे कि अभी के केस में अमेजॉन हम लोग को देखने को मिल रही है, ये हाई कोर्ट, इंडिया की हाई कोर्ट में मूव कर सकती है, जा सकती है, और वहां पर जाकर बता सकती है कि ये फलाना इंटरनेशनल कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था, बट इस ऑर्डर के तहत ये व्यक्ति जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है इस ऑर्डर को। तो ये चीज है। अब देखो पूरा मामला क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूं, फिर आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, 3 कंपनी को दिमाग में रखिए, फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप, दूसरी रिलायंस और तीसरी अमेजॉन। अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप की एक ऑलरेडी डील हो चुकी थी, यानी कि ये दोनों की पार्टनरशिप है, आप ऐसा मानो। और हुआ क्या है कि फ्यूचर ग्रुप रिलायंस को 24,713 करोड़ रुपए के अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है? मतलब जैसे कि इसके प्रोडक्ट में क्या है, इसके रिटेल स्टोर्स, होलसेल स्टोर्स, इसका लॉजिस्टिक सेक्टर, इसकी वेयर हाउसिंग यूनिट, तो ये बेच रहा है। मतलब इसको और सिंपल तरीके से समझने के लिए ऐसा समझो कि एक दुकान है, ये दुकान फ्यूचर ग्रुप वाले की है। फ्यूचर ग्रुप वाला ये दुकान से माल जो है वो रिलायंस वालों को बेच रहा है, बट अमेजॉन बीच में कैसे आ गया? क्योंकि फ्यूचर ग्रुप पर अमेजॉन ने भी अपना पैसा लगाया हुआ है। बट क्या हुआ है कि फ्यूचर ग्रुप ने बिना अमेजॉन को बताए ये डील जो है वो रिलायंस के साथ कर ली है। तो अमेजॉन ने बोला कि यार ये तो गलत हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया गया इस डील के बारे में, और इस डील का बेनिफिट जो है वो मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा और क्यों हो रही है ये डील मुझे बिना बताए। और तो फिर अमेजॉन ने दिखाया एक कॉन्ट्रैक्ट,
जो कि इसने किया था फ्यूचर ग्रुप के साथ, कि फ्यूचर ग्रुप आने वाले समय में इस प्रकार की कोई डील किसी कंपनी के साथ बिना अमेजोन को बताए नहीं करेगा, और अगर ऐसा कोई विवाद होता है अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में तो वो विवाद सॉल्व किया जाएगा SIAC में, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में। तो ये पूरा मामला था और कुछ नहीं, राइट। इसमें और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी चीज जो मैंने आपको बताई वो ध्यान में रखो। तो अमेजोन जो है वो SIAC में क्यों अप्रोच कर रहा है, तो पार्टीज इन अ डील यूजुअली साइन, वही चीज कि पार्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टी के बीच में, जैसे अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्लियरली लिखा था कि जो कार्रवाई जो होगी वो ये सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर पर होगी। तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रिंग द एडमिनिस्ट्रेशन आर्बिट्रेशन, तो मतलब कि इसमें एग्रीमेंट के अंदर पहली चीज ये लिखी थी कि कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन से केंद्र ये कार्रवाई जो है वो मतलब करेगा, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा। कोई डिस्प्यूट आता है तो क्या क्या नियम जो है वो इसमें लगेंगे, कहाँ पर ये डिस्प्यूट होगा, राइट, यानी कि रिजॉल्व होगा। और इन केस ऑफ अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप, इस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने बोला था कि डिस्प्यूट जो भी होंगे, क्लियरली लिखा है, देखो, देयर डिस्प्यूट टू SIAC, राइट, रेफर देयर डिस्प्यूट टू SIAC। इन्होंने क्लियरली बोला था कि अपने डिस्प्यूट्स को, अपने मुद्दे को SIAC पर रेफर करेंगे, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर पर रेफर करेंगे। तो देखो मामला कैसे जो है वो कंडक्ट किया जाता है, देखो कैसे मामला होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये फ्यूचर ग्रुप है, ये अमेजोन है, ठीक है। इन लोग क्या करेंगे, ये कोर्ट के जजेस की लिस्ट है, मेंबर की लिस्ट है। एक नाम जो है अमेजोन देगा, एक नाम इस लिस्ट में फ्यूचर ग्रुप देगा, तो ऐसे हो गए 2 नाम। फिर एक और जो नाम होगा ये दोनों मिलकर सहमति से जो है वो देंगे। देखो बात को समझो, वंस अ डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू द आर्बिट्रेशन, जैसे ये मामला SIAC के पास चला जाएगा तो सबसे पहली बात तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। टिपिकली 3 मेंबर की ये ट्राइब्यूनल होती है, यानी कि 3 मेंबर होते हैं इस ट्राइब्यूनल में। दोनों ही पार्टी एक एक मेंबर जो है वो अपॉइंट करती है अपने ट्राइब्यूनल के लिए, और तीसरा मेंबर जो होता है वो जॉइंटली अपॉइंट किया जाता है दोनों के द्वारा। और अगर ये मतलब इफ दे फेल टू एग्री बाय SIAC, तब उस समय हमें देखने को मिलता है कि इमरजेंसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, राइट। तो उसमें थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है, फिर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट हो जाता है। देयरफॉर अंडर द रूल्स of SIAC, parties can move SIAC to appoint an emergency arbitrator to get urgent interim relief even as the process of appointment of the main arbitral tribunal is underway। तो मतलब अभी तक इनकी जब सहमति नहीं हुई होती किसी व्यक्ति के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, ये एक इमरजेंसी आर्बिट्रेटर को, SIAC को ही बोल देते हैं कि आप हमारे लिए एक इमरजेंसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करें, एक ऑफिशियल को अपॉइंट करें, और फिर कार्रवाई इसकी आगे बढ़ाएं और जो है वो मध्यस्थता पर जो है वो लेकर आए। और वही चीज मैंने आपको बोली, आप देखो अब SIAC जो है वो अगर अपनी कार्रवाई कर देती है, ठीक है, लेट्स से कि उसने अपनी कार्रवाई करी, मैं मान लेता हूं दोनों पार्टीज में से X और Y 2 पार्टी हैं, इन्होंने जीत दे दी X को और Y को कहा कि तुम्हें इतने पैसे X को चुकाने हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर ये पूरा लेट्स से कि पूरा ये मतलब इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि ये दोनों पार्टीज की डील है और इनको कहा गया है चुकाने को X को, बट ये Y जो है वो X को पैसा नहीं दे रही है। तो अब X क्या करेगी, X इंडियन हाई कोर्ट के पास जो है वो जाएगी, अपील करेगी और बोलेगी ये पेपर को दिखाकर, कौन सा, ये ऑर्डर को दिखाकर SIAC के, कि SIAC ने जो है वो मुझे जीत जो है वो घोषित कर दी है, बट Y जो है हमें वो नहीं कर रहा है, मतलब कंप्लाई नहीं कर रहा है SIAC के ऑर्डर को। तो फिर हाई कोर्ट हमारी जो है वो कार्रवाई करती है और फिर वो लागू करवाती है, इन्फोर्स करवाती है इस पूरी कार्रवाई को, यानी कि Y के ऊपर कार्रवाई करती है और उसके बाद जो है वो अमेजोन को या फिर जो मतलब एक्स कंट्री है, जो भी कंपनी है, सॉरी जो भी कंपनी है, जो भी पार्टी है, उसको फिर बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मैं अभी कोई भी कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो फिर सही नहीं पड़ेगा, राइट, किसी भी कंपनी का नाम लेना, राइट, अभी क्योंकि अभी फैसला जो है वो नहीं लाया गया है और आपको भी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है तो एग्जाम्पल भी अगर लिखो तो भी X और Y का ही एग्जाम्पल तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। कोई भी अगर किसी पार्टी को लेकर अगर आप एग्जाम्पल समझाने के लिए समझा सकते हो मुद्दे को, बट अगर जीत घोषित करने की जब बात आती है तब किसी एक को एग्जाम्पल में भी जीत मत घोषित करो, कि वो एथिकली सही नहीं होता है ना। तो ये था पूरा वो टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये नहीं बताने वाला हूँ मैं, कल के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ये जिन भी स्टूडेंट नहीं देखा है, जो नए स्टूडेंट्स हैं जुड़े हैं, कल के लेक्चर में देख लो। FATF की 3 लिस्ट होती हैं, 3 लिस्ट हालांकि आर्टिकल्स में नहीं दी जाती हैं, बट मैंने आपको बताया कौन सी लिस्ट है, ग्रे लिस्ट, डार्क ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 3 लिस्ट होती है, तो टर्की को भी इस लिस्ट में डाल दिया गया है ग्रे लिस्ट के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान तो है ही, अब टर्की भी हम लोग को ग्रे लिस्ट के अंदर देखने को मिल रही है। FATF ने ऐड कर दिया है टर्की को, जॉर्डन और माली के साथ,
अपनी रिवाइज लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन मतलब अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग में, यानी कि जिसे FATF की ग्रे लिस्ट कहते हैं, जिसके तहत FATF मॉनिटर करती है, निगरानी रखती है ऐसी कंट्रीज के ऊपर, राइट, जो मनी लॉन्ड्रिंग, राइट, या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनमें इन 3 एक्टिविटी में जो भी कंट्री इन्वॉल्व होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई करती है FATF इस प्रकार से, राइट। उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डालती है और फिर वो नहीं मानती है तो डार्क ग्रे लिस्ट, और फिर डार्क ग्रे पे भी नहीं मानती है तो ब्लैक लिस्ट। और अभी 23 कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है इस लिस्ट के अंदर शामिल है, ठीक है। और बाकी मैंने फिर आपको जो है वो बता ही दिया है कि किस प्रकार से कार्रवाई होती है। कल के लेक्चर में FATF के बारे में पूरा समझाया हुआ है, तो आप एक बार कल के लेक्चर को जो है वो रेफर कर लें। उइघुर के बारे में तो भैया पता है आप लोगों को। उइघुर मुस्लिम मुझे जरा बता दो कि कहां पर है, चाइना में किस जगह पर हम लोग को देखने को मिल रही है कम्युनिटी जिन पर चाइना जो है वो अत्याचार कर रही है। तो चाइना में जिंगजियांग प्रोविंस है। चाइना के अगर आप नॉर्थ वेस्ट एरिया पर देखेंगे तो आपको जिंगजियांग प्रोविंस आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर चाइना ने जो है वो मुस्लिम उइघुर कम्युनिटी को इलीगल तरीके से रखा है और काफी हार्श कंडीशन में रखा है। तो 43 कंट्रीज ने चाइना को कहा है कि ये इंश्योर करें कि पूरी तरह से फुल रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाए, पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किया जाए, यानी कि कानून के शासन का पूर्ण सम्मान, कि इनके ऊपर उइघुर मुस्लिम के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो, राइट। तो इसके लिए 43 कंट्रीज ने जो है वो चाइना से अपील करी है। एंड चाइना के ऊपर आरोप लगाया है कि चाइना जो है वो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रही है उइघुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट। तो ये वाली बात आप ऑलरेडी जानते ही हैं। इनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, फोर्स स्टेरलाइजेशन, जबरन नसबंदी इनकी करवाई जा रही है, फोर्स डिसअपीरियंस मतलब कि इनको गायब करवाया जा रहा है, गायब मतलब मार दिया जा रहा है, गड़ा दिया जा रहा है। तो ये चीज जो है वो सामने आ रही है। एंड व्हाट वर द डिमांड्स, तो डिमांड्स क्या है, घोषणा पत्र में मांगे क्या है, तो चाइना शुड अलाउ इमीडिएट मीनिंगफुल एंड अनफेटर्ड एक्सेस टू जिंगजियांग। पहली बात तो ये कही गई है कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स और उसका जो ऑफिस है, तो इनके ऑफिशियल को अलाउ किया जाए कि वो यहाँ पर आए और चेक करें कि उइघुर मुस्लिम्स के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, राइट। तो ये डिमांड जो है वो की गई है। तो पूरा मुद्दा हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो क्रेडिबल रिपोर्ट्स, विश्वसनीय रिपोर्ट के संकेत मिले हैं कि शिंगजियांग में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है, यानी कि जानबूझकर कैद करके रखा गया है 1 लाख से ज्यादा लोगों को चाइना ने, राइट। और उइघुर और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, उइघुर प्लस माइनॉरिटी कम्युनिटी, इनके सदस्यों को अनुचित रूप से लक्षित करते हुए व्यापक निगरानी की जा रही है। इनको यहां पर रखा हुआ है और इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि ये कहीं मूवमेंट ना कर सके। देखिए गाइस, कुछ समय पहले की बात है, अराउंड साल 1.5 साल जो है वो 1.5 साल से ज्यादा हो गया। हालांकि इस बात को चाइना के ऊपर ये भी आरोप लगे थे कि चाइना किस प्रकार से इनके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था। जैसे आज की डेट में कैमरा आ गया है, राइट। जैसे कि हमारा फोन जो है आजकल फेस कैमरा आता है ना, कि हम लोग फोन फेस अनलॉक, फोन हमारे फेस को आइडेंटिफाई करके अनलॉक कर देता है। तो क्या है कि फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल में भी है, सिंपल सी टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया था, अपने पूरे CCTV डिवाइसेस में जो इसके स्ट्रीट्स पर लगे रहते हैं, इसने ये टेक्नोलॉजी उसमें फीड कर दी, और जहां जहां पर भी उइघुर मुस्लिम्स दिख रहे थे वहां वहां पर उनको ये ट्रैक कर रहे थे, इनके कैमरास उनके मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे, राइट। तो ये भी एक आरोप इसके ऊपर लगा था कि इस प्रकार की ये निगरानी रख रहा है उइघुर मुस्लिम्स के ऊपर, राइट। और उनके फंडामेंटल फ्रीडम जो है, उनके जो कल्चर्स हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ये। तो ऐसे इश्यूज हम लोग को देखने को मिले और बिल्कुल विश्वसनीय रिपोर्ट से ये पूरे संकेत मिल चुके हैं। चाइना ने ये चीज बोली है, चाइना ने बोला है कि मतलब पर्याप्त सबूतों के बावजूद भी चीन उइघुर के साथ दुर्व्यवहार से इनकार करता है। वो तो करेगा ही, उसकी आदत ही है, वो थोड़ा एक्सेप्ट करेगा। गुनाह करने वाला एक्सेप्ट करता है क्या कि उसने गुनाह किया है? नहीं करता, करवाना पड़ेगा। आप भी हैं, आप जब DM बनेंगे तो होगा आपके सामने आएंगे बहुत सारे इस प्रकार के कमीने लोग, बहुत आएंगे आपको, कुछ नेता लोग भी आएंगे जो आपके मुंह पे आपको गाली बकेंगे, हो सकता है कि आपकी कॉलर पकड़ ले, होगा, कोई बड़ी बात नहीं। आप जब इस फील्ड में उतरोगे तो होगा, बहुत सारी चीजें होंगी।
फिर जब आप कार्रवाई करोगे सामने वाले के ऊपर तो जज के सामने बोलेंगे कि सर हमने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि इन्हीं साहब ने हमको मारने की कोशिश करी थी, इन्हीं साहब ने हमको धमकी दी है जान से मारने की। इतने बेचारे बन जाएंगे कटघरे के अंदर कि उनसे बेचारा, उनसे मासूम तो कोई और है ही नहीं। अरे मैंने देखा है क्रिमिनल्स को, बहुत नजदीक से देखा है, कोर्ट के अंदर बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं ना कि बच्चे हैं बिल्कुल, कि इनको तो पता ही नहीं क्राइम क्या होता है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हाथ जोड़ के ऐसे मुंह लटका के बिल्कुल बेचारा बन के। अरे मैंने कहा बाप रे, मैंने कहा ये तो उस समय स्टाइल मार रहा था कोर्ट के बाहर, और अब कोर्ट के अंदर जाते ही सही थी अलग ही आदमी बन गया ये। मतलब उसको देखकर ऐसा लगेगा कि जुर्म इसके साथ हुआ है। तो बड़ी अजीब कहानी है बॉस। झेलोगे आप, सभी लोग झेलोगे। जिस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सर्विसेज में सब मिलेगा आपको, हर प्रकार का एक्सपीरियंस मिलेगा, तरह तरह के लोग मिलेंगे। तो रेडी हो, प्रिपेयर करो अपने आप को इस तरीके से लोगों से डील करने के लिए। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, राइट। कठोर बनना है कि हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, तो चाइना की हरकत है ये, राइट। तो ये बोलता है कि ये सही नहीं है, राइट, इस प्रकार की चीजें। और हालांकि ये भी बोलता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है। इसने मतलब किया क्या था, इसने गाड़ियां भिजवाई हर जगह पे, हर इलाके पे, हर टेरिटरी पे। बोला कि भैया उइघुर मुस्लिम जो माइनॉरिटीज हैं, बैठो, आप लोग के लिए जो है वो जॉब्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आओ बैठो गाड़ी में, आओ आओ तुम्हें जॉब जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। बैठ गए ये भाई साहब सब, राइट। और इनको ले गया ये और बंद कर दिया इसने ले जाके, कोई जॉब अपनी। उनको बोला कि चलो बैठो बेटा। अभी कुछ समय पहले की बात है, ये प्यूमा वगैरह, जो ये लेवाइस वगैरह, ये सब जो कंपनीज बड़ी बड़ी, एडिडास वगैरह, तो ये जो कंपनीज है ना, तो इनके ऊपर अभी इंटरनेशनली इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि ये कंपनीज जो कॉटन का इस्तेमाल करती हैं, तो कह रहे थे कि ये कॉटन जो यूज में लिया जा रहा है वो फोर्स्ड लेबर के तौर पर लिया जा रहा है। चाइना में जो उइघुर मुस्लिम्स है उनको फोर्सफुली उनसे खेती करवाई जा रही है, और उनको एक्सप्लॉइट करके ये कॉटन जो है वो निकलवाया जा रहा है। तो इस चक्कर में ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो है घेरे में आ गई थी। वही बात है। तो ये हरकत पटकी थी इसने, गाड़ी में भर के ले गया, लोगों को बोलता आओ बैठो, आपको जो है वो जॉब दिलाएंगे। ले गया, बस लॉलीपॉप दिखा के ले गया, और उनको बेचारों को, बच्चे भी हैं बहुत सारे, उनको बंद कर दिया है इसने। तो ऐसी काफ़ी सारे डेटा मिल चुके हैं, राइट। इंटेलिजेंस ने भी जो है वो कंफर्म किया है इस चीज़ के बारे में। तो उइघुर्स कौन है, तो आप कई बार जो है पढ़ चुके हो। तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है। इनका ओरिजिन आपको मिल जाएगा सेंट्रल और ईस्ट एशिया में, और उइघुर्स अपनी खुद की लैंग्वेज बोलते हैं जो कि काफ़ी सिमिलर है टर्किश की तरह। एंड ये अपने आप को कल्चरली और एथनिकली सेंट्रल एशियन नेशन के काफ़ी नज़दीकी जो है वो मानते हैं। और चाइना जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इस कम्युनिटी को कि ओनली एज अ रीजनल माइनॉरिटी, सिर्फ एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में ही मान्यता देता है। इन्हें इस देश का मूल निवासी समूह मानने से भी इनकार कर दिया है इसने बोला कि ये लोग जो है वो हमारी कंट्री के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। और करेंटली सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन उइघुर एथनिक कम्युनिटी की जिंगजियान क्षेत्र में हमें देखने को मिल रही है, चाइना की। और ये जो पॉपुलेशन है उइघुर की, ये हमें नेबरिंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। उइघुर मुस्लिम जो है वो 10 सालों से, यानी काफ़ी सालों से, डिकेड से, राइट, इनके ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो टेररिज्म का चार्ज, गलत चार्ज जो है वो लगाती है, उनको अलग कर देती है, उनको फोर्सली उनको डिटेन कर दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, और इवन उनको, उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। इवन स्लेवरी भी वो सह रहे, गुलामी जो है वो सह रहे हैं, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल जो है वो दिया था, राइट, ये वाला। तो चलो फिर ये हो गया, ये वाला टॉपिक फिनिश। अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताएं कि अगर सीबीआई को किसी स्टेट के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है, राइट, तो क्या उसे स्टेट की परमिशन लेनी होगी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं। तो देखिए गाइस, एक सूट जो है, एक केस जो है वो फाइल किया है वेस्ट बंगाल सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आर्टिकल 131 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत। और वेस्ट बंगाल ने चैलेंज किया है सीबीआई के क्षेत्र अधिकार को। वेस्ट बंगाल ने कहा है कि सीबीआई भारी मात्रा में एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, और वेस्ट बंगाल ने ऑलरेडी 2018 में ही जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दिया है सीबीआई से, यानी सीबीआई को वेस्ट बंगाल जो है वो परमिशन नहीं दे रही है, राइट, एंटर करने की और इन्वेस्टिगेशन करने की। उसके बावजूद सीबीआई जो है वो भारी मात्रा में केसेस जो है वो हैंडल कर रही है, एफआईआर रजिस्टर कर रही है वेस्ट बंगाल के अंदर।
तो ये एक टॉपिक न्यूज में था, बट अभी मेन चीज जो है काम की उसको हम लोग जो है वो समझते हैं, जनरल कंसेंट सीबीआई का वो काम का है। बट उससे पहले वेस्ट बंगाल की चिंता क्या है, तो वेस्ट बंगाल का कहना है कि सीबीआई का एक्शन जो है, सीबीआईज एक्शंस वर अ डायरेक्ट अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस। उसका कहना है कि ये डायरेक्ट अटैक है फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नेंस के फेडरल स्ट्रक्चर में, जिसके तहत फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल सिस्टम तो आप जानते हो ना क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं। पता होगी ना पहली बात, आप सभी को पॉलिटी का बेसिक चीज आपने पढ़ी होगी, नहीं पता है तो आप जान लो, राइट। तो इसका ये कहना है कि जिस प्रकार से स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सेपरेट पावर्स जो है वो दी गई हैं, राइट, तो उसका जो है वो उल्लंघन कर रही है यूनियन गवर्नमेंट, और सीबीआई को स्टेट के अंदर बार बार बिना उसकी परमिशन से भेज रही है और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है, राइट। इवन ये भी कहा गया कि हरास किया जा रहा है, राइट। तो ये सब चीजें भी हम लोग को देखने को मिली कि जो वेस्ट बंगाल ने स्टेटमेंट दी है। केंद्र का रिस्पॉन्स ये है कि स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट पावर टू कीप द सीबीआई फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स इनसाइड स्टेट। तो क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि स्टेट के पास कोई भी एब्सोल्यूट पावर यानी कि कोई भी 100% पावर नहीं है सीबीआई को हटाने की, राइट, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने से रोकने की। नॉट इवन यूनियन गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू रेटल द ऑटोनॉमी ऑफ द प्रीमियर एजेंसी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने ये चीज भी एड ऑन करी कि स्टेट गवर्नमेंट तो दूर की बात है, सीबीआई के पास ऑटोनॉमी है, राइट। सीबीआई एक बॉडी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है जो कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिपेंडेंटली जो है वो डिसीजन ले सकती है, राइट। इवन सेंटर के अंदर या यूनियन के अंदर अगर कोई केस है, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई केस है, तो उस पर भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट तक उसको मना नहीं कर सकती। तो ये ऐसी बात जो है वो सेंटर ने कही है, बट हमें बहुत अच्छे से पता है, राइट, कि कई बार जो है वो कहा भी जाता है, स्टेटमेंट भी दिया जाता है सीबीआई को एज अ पपेट के तौर पर, राइट। किसका? सेंटर के पपेट के तौर पर, जैसा सेंटर बोलेगी वैसा सीबीआई जो है वो करती है, राइट। वी नो अबाउट इट, काफी सारे आर्टिकल्स इससे रिलेटेड आ चुके हैं, आपने गौर भी किया होगा ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर, और नहीं किया तो अभी जान लो। ऑल्सो विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट वुड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोड इंटरेस्टिंग सीबीआई विद द केस where it is found that state police would not effectively conduct a fair and impartial investigation। तो कई बार कोर्ट्स वगैरह जो होती हैं, राइट, तो उनको अगर लगता है कि स्टेट की पुलिस जो है वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, तो कोर्ट जो है वो सीबीआई को जो है वो अथॉरिटी दे सकती है इन्वेस्टिगेशन करने की, राइट। बावजूद इसके कि अगर उस स्टेट के अंदर सीबीआई को जनरल कंसेंट अगर नहीं भी दिया है, तो भी वहां पे जाकर सीबीआई ऑपरेट कर सकती है वेरियस मामलों में जहां पर पुलिस इनइफेक्टिव तरीके से जो है वो ऑपरेट कर रही है। तो ये सब तर्क जो है वो केंद्र की तरफ से दिए गए। बिसाइड सीबीआई के पास पावर है कि वो जांच कर सकती है किसी भी सेंट्रल सब्जेक्ट से रिलेटेड केसेस में, राइट, जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर आता है 7 शेड्यूल के अंदर, राइट। तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर सीबीआई के पास पूरी पावर है उस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करने की, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और कंसेंट, सहमति की क्यों आवश्यकता होती है, तो सीबीआई जो है ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हमें देखने को मिलती है। ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना, ये कानून आपसे पूछा जा सकता है, राइट। और दैट मेक्स कंसेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन द स्टेट। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था कि सीबीआई को किसी स्टेट के अंदर अगर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सीबीआई को क्या उस स्टेट से सहमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं, तो हाँ लेनी पड़ेगी, और ये मैंडेटरी बताया जाता है। और दो प्रकार की सहमतियां होती है, कंसेंट होते हैं, एक केस स्पेसिफिक होता है और एक जनरल होता है, राइट। गिवन दैट सीबीआई का क्षेत्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और उसके एम्प्लॉइज के ऊपर है, पॉइंट टू बी नोटेड। सीबीआई का क्षेत्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उसके एम्प्लॉइज के ऊपर ही बेस्ड हम लोग को देखने को मिलता है। एंड इट कैन इन्वेस्टिगेट अ केस इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वायलेंट क्राइम इन द गिवन स्टेट ओनली आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स इट्स कंसेंट। तो ये भी बात बताई जा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर अपनी सहमति देती है तो सीबीआई स्टेट में आकर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के अगेंस्ट या फिर जो वायलेंट क्राइम्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, हिंसक अपराध हम लोग को देखने को मिलते हैं, उससे जुड़े मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उस पर जांच करती है। बट वो तभी करेगी जब राज्य जो है उसको सहमति जो है वो देगी, राइट। तो ये चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये चीज जो है वो मैंडेटरी जो है वो बताई जा रही है। और जनरल कंसेंट नॉर्मली जो है वो दिया जाता है सीबीआई की हेल्प करने के लिए कि सीबीआई जो है वो बिना रुकावट के जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके, राइट, करप्शन के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के अगेंस्ट और उस स्टेट के अंदर। तो ये जनरल कंसेंट होता है, राइट। एंड जनरल कंसेंट का विड्रॉल जो है वो क्या होता है, यानी कि जनरल कंसेंट, जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल बोल रहा है कि उसने जनरल कंसेंट को 2018 में जो है वो विड्रॉ कर लिया है, वापस ले रही है। तो इट सिंपली मीन्स कि सीबीआई के ऑफिसर जो है उनकी सभी पावर जो है वो
खत्म हो जाती है, राइट, पुलिस ऑफिसर के तौर पर, मतलब इन द सेंस वो स्टेट के अंदर, कि वो अब सीबीआई बिना स्टेट की इजाजत के किसी भी मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। तो दिस इज कॉल्ड विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट। एंड जो भी डिसीजन जो होता है ये वाला इस प्रकार का कि इसमें सीबीआई जो है इसे कंसेंट, सहमति स्टेट गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी हर एक केस में, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। एंड अंडर व्हाट प्रोविजन, ये महाराष्ट्र जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो लिखा हुआ है, मतलब ये दूसरे आर्टिकल का जो है वो मेंशन कर लिया है। आप तो सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि विड्रॉल का मतलब ये है कि जनरल कंसेंट अब हर एक मामले में, केस टू केस के मामले में अब सीबीआई को जो है वो लेना पड़ेगा, राइट, बार बार, अगर जिस भी स्टेट ने विड्रॉल कर लिया जनरल कंसेंट उस स्टेट के अंदर। तो अंडर व्हाट प्रोविजन कैन जनरल कंसेंट बी विड्रॉन, किस प्रोविजन के तहत जनरल कंसेंट को हटाया जा सकता है, राइट। तो ये सेक्शन 6 हम लोग को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का देखने को मिलता है। इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकती है जनरल कंसेंट को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है बेसिक सा। और विड्रॉल का क्या मतलब होता है कि सीबीआई जो है वो अब किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकती है क्या उस स्टेट के अंदर, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सीबीआई जाकर जांच कर सकती है पुराने केसेस के ऊपर, राइट, जिस पर ऑलरेडी, जिस समय ऑलरेडी जनरल कंसेंट जो है वो दिया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज से 4 साल पुराने, जैसे 2018 की बात की जा रही है, ठीक है, कि 2018 में वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट हटा दिया। तो कोई मामला अगर 2015 से चला आ रहा हो तो उस मामले की सीबीआई जाकर जांच कर सकती है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सीबीआई का जो क्षेत्र अधिकार होते हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो उस पर जाकर तो वो करेगी ही अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह, क्योंकि उस पर उसके पास फुल अथॉरिटी है, फुल पावर है, ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक जिसको हालांकि पहले भी हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं कई बार, बस बेसिक सी 3-4-5 चीजें आपको बस ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड। अब बात करेंगे पेपर 3 के टॉपिक की। अब देखिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात हो रही है। तो ये क्या है सिक्योरिटीज, क्या होता है सिक्योरिटीज? ये वो सिक्योरिटी वाली बात नहीं है कि बिल्कुल जो जैसे बोलते हैं ना कि इंडियन सिक्योरिटी वो वाली बात नहीं है। ये सिक्योरिटीज जो बात हो रही है वो शेयर मार्केट की बात हो रही है, शेयर्स, राइट, वाली सिक्योरिटी की बात हो रही है, बाजार मार्केट के सिक्योरिटीज की बात हो रही है। बात समझ गए ना आप, शेयर्स वगैरह जो होते हैं मार्केट में, तो उस सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो ये क्या लिखा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, बस ये आपको ध्यान में रखना है मेनली ये। और फैक्ट जान लो कि 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, होता है ये। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कि इसमें ABCD भी होगी और 1 2 3 4 0 भी होगा, यानी कि अल्फाबेट भी होंगे और नंबर भी होगा, राइट। और ये नंबर जो है वो एलोकेट किए जाते हैं एक कंट्री के रिस्पेक्टिव नेशनल नंबरिंग एजेंसी के द्वारा। और ये जो हम लोग को देखने को मिलता है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, बहुत सारी चीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि शेयर्स वगैरह को सेटल करने के लिए, क्लियर करने के लिए, राइट। और ये फॉर्मेट जो है वो इंश्योर करता है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो अपनी सिक्योरिटीज को पूरे दुनिया भर के जो मार्केट्स हैं तो उसमें ट्रैक कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ISIN, तो याद रखिएगा इस चीज के बारे में। और ये कोड जो है ओनली कॉमन सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि पूरे दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो सिक्योरिटीज को, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज को या वर्ल्ड वाइड शेयर्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नंबर होता है वो ISIN 12 डिजिट का नंबर हमें देखने को मिलता है। बस सिंपल सी चीज ये बस ध्यान में रखिए। अब नेट जीरो तो आप जानते हैं इस नेट जीरो के बारे में, तो ये क्या है बताओ जरा मुझे, नीचे इतनी बार पढ़ा चुका हूँ नेट जीरो के बारे में तो अब तो रट जाना चाहिए। तो 26th मीटिंग हम लोग को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की देखने को मिल रही है 1 नवंबर से ग्लासगो में जो है वो शुरू होगी। और इस मीटिंग से पहले ही फोकस किया जा रहा है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर, कि सभी कंट्रीज जो है वो कमिट कर रही है नेट जीरो के ऊपर। अच्छा, क्या हम इंडिया जो है, क्या ये नेट जीरो को लेकर कमिटमेंट इंडिया का हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो देखिए, कंट्री जो है ये काम कर रही है कि कंट्री का जो फॉसिल फ्यूल एमिशन जो है वो दैट वुड पीक एंड एट सम पॉइंट बी न्यूट्रलाइज्ड बाय टेकिंग आउट एक्सेस कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। देखो सिंपल सा नेट जीरो का मतलब ये होता है, नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को पूरी तरह से एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपकी एक फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री से जो है वो धुआं निकाला, तो ये क्या हो रहा है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रहे हो। वहीं आपने जो है वो 10-12 पेड़ जो है वो लगा दिए, राइट, कि जितना आपने एमिशन किया उतना आपने क्या किया, वापस से उसको इनटेक कर दिया, मतलब बैलेंस कर दिया। नेट जीरो का सिंपल सा मतलब है कि जितना आप पोल्यूशन करो उसको आप बैलेंस कर लो, न्यूट्रलाइज कर लो, राइट। तो ये इसका मेन सिंपल सा मतलब होता है। ये वाली बात तो आपको पता ही होगी, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सभी कंट्री जो है वो 2050 तक टारगेट कर रही हैं, राइट, कि नेट जीरो जो है वो अचीव करेंगी। बट क्लियर बात तो ये है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, राइट, पेरिस क्लाइमेट डील के तहत जिस पर जो टारगेट किया जा रहा था
राइट। और भी बहुत सारे टारगेट्स हैं, जैसे 2030 का जो टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, कि टेम्परेचर लेवल को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, 45% तक 2010 के लेवल से जो है वो रिड्यूस करना है। तो जो जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो अचीव तो हो नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने सभी कंट्रीज मिलकर अब सोच रही है कि एक काम करते हैं, हम लोग दूसरे गोल पे स्विच कर देते हैं। तो गाइज ये कुछ नहीं है, ये चीज आप मेंस में लिखिएगा, ये कुछ नहीं है, एक प्रकार से डाइवर्ट किया जा रहा है कि जो कंट्रीज अपने खुद के क्लाइमेट चेंज के गोल्स को अचीव नहीं कर पा रही हैं, तो बस ये डाइवर्ट कर रही हैं, टाल रही हैं, राइट। बात सिर्फ इतनी है कि आप सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि अरे यार आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, चलो एक काम करते हैं कल पढ़ते हैं। कल करके क्या होता है कि 2022 के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कल करके जो है वो जनवरी फरवरी मार्च जो है वो आ जाएगा। फिर मार्च में जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे, देखोगे स्कोर तो आ नहीं रहा है, और अपने आप अंदर से ही पता लग जाएगा कि अरे यार पढ़ा तो कुछ है ही नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, राइट। फिर क्या करोगे कि अरे यार चलो एक काम करते हैं 2023 में एग्जाम देंगे। तो ये क्या हो रहा है, टाला मटोली हो रही है। तो ये टाला मटोली जो है वो नहीं करना। जब इंसान अपने शॉर्ट टर्म गोल को या कोई भी गोल को अचीव नहीं करता है तो वो टाला मटोली करता है, और यही हरकत जो है वो सभी कंट्रीज कर रही हैं। ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखो मेंस के लिए। और इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, तो अचीविंग नेट जीरो मींस डीप एंड सिग्निफिकेंट कट्स टू फॉसिल फ्यूल यूज। तो हम लोग को तो अचीव करना ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि एक तो भ्रम है, पहली बात हमने मना कर दिया नेट जीरो को लेकर, पहली बात एक भ्रम है। और दूसरी बात भाई हमारे ऑलरेडी, हम डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे ऑलरेडी टारगेट्स है, राइट। हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को जो है वो लॉन्च हमने कर चुका है, हमें सेल्फ रिलायंट जो है वो बनना है, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो ओपन करनी है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम धड़ल्ले से जो है वो पोल्यूशन जो है वो करेंगे। इवन जैसे कि हम ही ऐसी कंट्री है जो कि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेकर आई, वेरियस चीजें हम लोग लेकर आए हैं रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट करते हुए, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए, राइट। हमने इनिशिएटिव बहुत सारे लिए हैं, राइट। तो वी आर डूइंग गुड, बट वी आर नॉट मतलब कमिटिंग लाइक कोई भी ऐसी चीज जो कि फुलफिल नहीं कर सकते, हम ऐसी चीज को कमिट, फॉल्स कमिटमेंट हम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज द मेन थिंग जो आपके मेंस के आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि हाँ नेट जीरो इज चलो गुड, अच्छा है, बट कंट्रीज नेट जीरो का सहारा ले रही है अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स को अवॉइड करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इंडिया जो है वो नेट जीरो टारगेट्स पर बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि वी हैव अवर ओन एम्बिशंस, हमारे कुछ खुद के एम्बिशन है, खुद के गोल्स हैं, राइट, जो हमें अचीव करने हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत। यू कैन राइट लिख सकते हैं आप ये वाली चीज। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है वो पोल्यूटेंट्स करेंगे, वी आर ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूटर, राइट, कि जो सस्टेनेबल एनर्जी के उपयोग के ऊपर काम करता है। तो हम जो है इंडिया जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्टेज पर है। आईएसए का आप एग्जाम्पल लिखो, सिंपल सा एग्जाम्पल, तो कितना अच्छा बनेगा आपका आंसर, प्रॉपर एक्यूरेट आंसर बनेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और डेवलप कंट्री ने पैसा तो दिया नहीं, जो कहा था कि डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करेंगी, पैसा देंगी, राइट। कितना, मेरे ख्याल से 100 मिलियन यूएस डॉलर का उनकी वो थी क्या, कितना था मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना। ये कहा गया था डेवलप्ड कंट्री के द्वारा कि वो डेवलपिंग कंट्री को पैसा जो है वो देंगी, बट कुछ नहीं दिया जा रहा है, राइट। तो डेवलप्ड कंट्री ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर भाग रही है, और ये डेवलप्ड कंट्री है जो नेट जीरो के चक्कर में उचक रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हें इनके पास जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनके कंधे पे आ रही, बस उसको ये डिले कर रहे हैं, और इसका भुगतान जो है वो पूरी दुनिया जो है भरेगी, पूरा वर्ल्ड जो है वो भरेगा, पूरी धरती जो है भरेगी, राइट। तो ये नेट जीरो का जो कॉन्सेप्ट है सुनने में अच्छा लगता है, बट इट इज नॉट एक्चुअल ट्रू, क्योंकि आप पास्ट उठाकर देखो ना, सभी कंट्रीज ने अपने टारगेट्स को अचीव ही नहीं किए, तो फिर नए टारगेट को सेट करने का क्या मतलब। और जो ऑलरेडी टारगेट है उसको आप थोड़ा एनहेंस करो, उस पर और स्ट्रिक्ट तरीके से जो है वो कार्रवाई करो, राइट। अगर आपकी तैयारी, आपको पता लग गया कि अरे यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो आज ही से जो है वो टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, और स्ट्रिक्ट तरीके से घंटों घंटों लगाना शुरू कर दो, अगर 2022 एग्जाम को क्लियर करना है तो, राइट। टालोगे तो फिर वही होगा, मार्च अप्रैल में फिर वही सोचोगे कि अरे यार अब तो अगले साल दे देते हैं। होता है कि नहीं होता बताओ, जो पहली बार अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, जो काफी सालों से अटेम्प्ट कर रहे हैं, होता है कि नहीं होता। तो ये चीज अगर आपने खुद ने रियलाइज करी है कि हाँ हाँ सर ये होता है, तो सिर्फ रियलाइज मत करो, ठीक है। रियलाइज करके 2-4 दिन तक अपने आप को दिखावा करने का काम नहीं है। सिविल सर्विसेज का काम है कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर रहना। सिविल सर्विसेज की तैयारी कंसिस्टेंसी चाहती है, रेगुलरिटी चाहती है, वो देने के लिए रेडी हो तो तैयारी करो, वरना कोई जरूरत नहीं तैयारी वेरी करने की, राइट। सिर्फ नाम सुनने, बस नाम के बस सुनने में मजा मत लिया करो, ठीक है, कि हमें तो आईएएस बनना है, आईएएस के बाद ये पर्क्स मिलेंगे, फैसिलिटी मिलेगी, उस हिसाब से मेहनत भी करनी होती है। तो मेहनत पर फोकस करो, जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसका होगा, राइट।
फॉर इंडिया टू अचीव नेट जीरो टारगेट बाय 2070, इंडिया जो है नेट जीरो टारगेट 2070 तक अचीव अगर करेगी तो उसके लिए इंडिया को हमें देखने को मिलेगा कि पहली बात तो इंडिया का जो पावर जनरेशन जो हमें देखने को मिलेगी, कोयले से होने वाली जो पावर जनरेशन है वो पीक पर होगी 2040 तक, और फिर 99% तक हमें ड्रॉप करना पड़ेगा 2040 से 2060 के बीच में। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे कि अभी चाइना का मेरे ख्याल से शायद गोल है ना 2060 का नेट जीरो का, तो हमें भी इस प्रकार से गोल जो है वो अपने बनाने चाहिए, बट एकदम शॉर्ट टर्म का नहीं, 2050 का नहीं, हाँ ठीक है 2070 तक का गोल भी जो होगा वो फिर भी ठीक रहेगा, राइट। बट अभी भी उसको भी अचीव करने के लिए वी हैव टू लाइक, देखो ना आप 40 से 60 के बीच में 20 सालों में हमें 99% कोल के प्रोडक्शन को रिड्यूस करना, प्रोडक्शन छोड़िए यूसेज को रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। एंड कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल अक्रॉस सेक्टर, क्रूड ऑयल जो हमारा जो तेल है तो इसके कंजम्पशन को जो है जो कि पीक पे होगा 2050 तक, इसको भी हमें 90% तक गिराना होगा 2050 से 70 के बीच में। और इंडिया जो है वो किस चीज की जो है बात करती है, तो इंडिया ने हमेशा से मेंटेन किया है कि ये अपने फॉसिल फ्यूल के यूज को जो है वो कट डाउन करेगी, बट सिर्फ ग्रेजुअली, धीरे धीरे, क्योंकि वो अपने डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है, राइट। जैसे आपको पता है कि हाँ यार आपकी तैयारी जो है वो उस तरीके की नहीं, आप नहीं कर रहे हो तैयारी, राइट, जिस तरीके की सिविल सर्विसेज को चाहिए तैयारी करना, जिस तरीके से कंसिस्टेंसी चाहिए, फोकस चाहिए, तो पहले ही आप अपने प्लान जो है वो थोड़ा सा लंबा बनाओ, राइट। जैसे कि प्लान बनाओ 2030 का या 2024 का, कि अगर आपका इस टाइप का जो प्लान होगा, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर आपका प्लान होगा आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, आपके इश्यूज के अकॉर्डिंग, बट हाँ जो भी ईयर होगा आपके एग्जाम का, तो उस ईयर में जैसे कि आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर है, अगले साल है, तो एक साल पहले से ही आपकी तैयारी जो है वो 6 से 8 घंटे की रेगुलर होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, राइट। बट अगर आप आगे के प्लान जो है वो कर रहे हो, आगे आने वाले साल के प्लान कर रहे हो, तो उस प्लान पर भी स्ट्रिक्ट रहो, राइट, कि आपको पता होना चाहिए कि एक महीने में क्या क्या टारगेट्स आपको अचीव करना है, राइट। तो वो टारगेट्स अचीव करते जाओ, प्लस रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे तो जो भी पढ़ते जाओगे वो पिछला भूलते जाओगे, तो रिवीजन भी स्ट्रेटेजिकली और साइंटिफिक तरीके से जो है वो होना चाहिए। तो वही हमने बोला कि भैया हम तो इस प्रकार से नेट जीरो को एकदम से कमिटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कमिटमेंट कर दो और पूरा ना कर पाओ तो क्या मतलब उस कमिटमेंट का, है ना। तो हम धीरे धीरे करके करेंगे, क्योंकि हमें अपने डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वी नो अबाउट इट, हमें अपनी क्षमता पता है, हमें अपने गोल्स पता है, एम्बिशन पता है, टारगेट्स पता है, तो उसे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हम धीरे धीरे करेंगे बट अचीव जरूर कर लेंगे। Also because it goes against the core principle of common but differentiated responsibility that requires developed countries who are responsible for climate crisis to take deeper cuts and pay developing countries for environmental damage from rising temperature as well as finance their transition to clean energy sources। तो ये वाली चीज भी है जो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज को, राइट। और डेवलप कंट्रीज जो है उन्हें पे करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, राइट, कि वो अपने जो भी टेक्नोलॉजीज के बारे में उनको अपग्रेड करवाना चाहिए, राइट। तो डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को तो सपोर्ट कर नहीं रही है, और डेवलप्ड कंट्री खुद अपने टारगेट अचीव कर नहीं पा रही, और ये नया तमाशा जो है वो लेकर आ रही है, राइट। तो ये चीज, और ये नेट जीरो क्लियरली ये चीज बता रहे हैं इंडिया ने, हमने क्लियरली ये चीज बोली है कि ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है ना। तो ये चीज है। इंडिया के लिए क्या ऑल्टरनेटिव है, इवन इफ इंडिया कैन नॉट अनाउंस अ नेट जीरो टारगेट, अगर हम ये नेट जीरो टारगेट को अनाउंस नहीं करते हैं तो भी हम अपडेट करते हैं अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को, राइट, या फिर हम अपने खुद के कमिटमेंट जो है वो सेट करके रखते हैं हाई क्लीन एनर्जी के लिए, जैसे कि हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है बहुत सारे जो आप दे सकते हैं, राइट। और कितने सारे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज कर रखी है। हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर हम लोगों ने सोलार ग्रिड्स को इंडिया के अंदर ही बनाना है, तो ये भी हमने टारगेट रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, राइट। बैटरीज को बनाने के लिए हम लोग जो है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है वो टारगेट्स कर रहे हैं, टारगेट्स बना रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपके मेंस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो इंडिया ने पिछली बार 2015 में अनाउंस किया था, कमिट किया था कि इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल के सोर्सेस को जो है वो 40% तक जो है वो रखेगी और रिड्यूस करेगी एमिशन इंटेंसिटी को अपनी जीडीपी से, राइट। और 2005 के लेवल से 30 से 35% तक, मतलब कुल मिलाकर इंडिया का कहना है ये कि जितना पॉल्यूशन 2005 में हुआ करता था तो उससे हम लोग 33 से 35% तक जो है वो रिड्यूस करेंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। और कार्बन सिंक जो है वो 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के इक्विवेलेंट हम लोग बनाएंगे। कार्बन सिंक क्या होता है कि जैसे कि वही
कार्बन सिंक का मतलब जैसे पेड़ आपने लगा दिया, पेड़ क्या करता है, कार्बन सिंक है ना, पेड़ जो है वो कार्बन को जो है वो लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे। और अब क्या करना चाहिए, तो डेवलप्ड नेशन जो है उन्हें देखो, ये 100 बिलियन है, मिलियन नहीं है, सॉरी 100 बिलियन है। तो अभी मैंने आपसे जो बोला था, तो हर साल 100 बिलियन यूएस डॉलर, राइट, तो ये डेवलप्ड नेशन को जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को देना चाहिए, जो कि अभी वो नहीं दे रही है रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर तो छोड़ो यार, अपने कमिटमेंट्स को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर रही है डेवलप कंट्री। और सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री ने ही इस एनवायरमेंट को डैमेज किया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके आया, वो तो मस्त बढ़िया सब कुछ करके जो है डेवलप्ड हो गए, पैसा कमा लिया, उनके पास इतना पैसा भी है, इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुके हैं कि वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, बट वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं किसके ऊपर, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। तो इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए, पूरी चीज यहाँ पर ये वाला जो शब्द जो मेंशन है ना, ये इस पर आप फोकस करें, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि कॉमन है क्लाइमेट चेंज सभी को जो है वो रिड्यूस करना है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए, राइट, कि सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। डेवलप्ड कंट्री ने जो कबाड़ा किया हुआ है, तो डेवलप्ड कंट्री के कंधों पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जानी चाहिए। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि 100 बिलियन यूएस डॉलर डेवलप्ड कंट्री को डेवलपिंग कंट्री को देना चाहिए, कि जिससे कि डेवलपिंग कंट्री क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उनको प्रोवाइड किया जाए, राइट, टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की जाए। तो ये सब चीजें हैं। तो ये समझ में आ गई पूरी बात है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश होता है। और आप हमारे मेंस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग का बैच है, बहुत बढ़िया बैच है। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरी टीम जो है वो आपको असिस्ट कर लेगी, या फिर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं आपको असिस्ट कर लूंगा। एंड यूपीएससी 2022 कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर कोर्स की डिटेल्स दी हुई है, ज्वाइन कर लो कोर्स को बिना कुछ ज्यादा सोचे। तो चलो अब मिलूंगा मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।